हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि क्रेडिट मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्रेडिट मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आराम से जितने भी कॉन्सेप्ट है वो दिखाता जाऊंगा। आपको बस टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोगों ने कमेंट किया तो कैश मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल पे भी हम लोग एमसीक्यू लेके आएंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज का जो भी मटेरियल है वो हमने हमारी एप्लीकेशन के अंदर रखा हुआ है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको उसको डाउनलोड करना है और आराम से पढ़ना है। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अकाउंट रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। यार obviously current asset are the asset which keeps on changing, बट ऑब्वियसली अकाउंट रिसीवेबल फिक्स एसेट जैसा सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। इसीलिए ये बात तो बकायदा सही ही है कि भाई ये तो ये फर्स्ट टॉपिक जो आएगा, ये मेरा, हाँ अब सही हुआ, ये जो आ जाएगा ट्रू हो जाएगा बिकॉज रिसीवेबल्स कीप्स ऑन चेंजिंग। सेकंड लिखा हुआ है कैश सेल्स रिजल्ट इनटू अकाउंट रिसीवेबल। जी नहीं, हमारे टीचर जब थे तो बकायदा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ऐसा बोलते थे कि अगर आप किसी से कैश लेके आ जाते हो तो वो आपका नाम वाम पूछता नहीं है, पैसे बाकी हो तो पूछते हैं। और फिर मस्ती मस्ती में बोलते थे माल खत्म तो मोहब्बत खत्म, पैसा दे दिया, पैसा आ गया तो क्या रिसीवेबल क्या पेएबल। तो बकायदा भैया ये तो फॉल्स ही है। अब अगर कैश सेल्स रिसीवेबल नहीं होता, बराबर है, तो क्रेडिट सेल रिसीवेबल होता है। अब ऑब्वियसली यार ये बात तो सही है, रिसीवेबल मैनेजमेंट अफेक्ट शेयर होल्डर्स वैल्यू, बट ऑब्वियसली यस। कैसे कैसे रिसीवेबल्स क्या है, तो रिसीवेबल एसेट है, एसेट से क्या हो जाएगा तो क्या भाई वैल्यू ऑफ द बिजनेस बढ़ेगी, तो क्या शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी, बकायदा बढ़ेगी। क्रेडिट टर्म्स आर स्पेसिफिक इन इनवॉइस, क्रेडिट टर्म्स आर स्पेसिफिक, या वो इनवॉइस में लिखा होता ही है कि इतना आपको डिस्काउंट देना है, इतना रहेगा, इतना नहीं रहेगा, तो बकायदा ये भी ट्रू ही है। उसके बाद जाते हैं अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज इश्यूड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अभी ये लेटर ऑफ क्रेडिट आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि भाई ये लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह से होता है। से फॉर एग्जाम्पल कि भाई आई एम इन इंडिया, मुझे एक्सपोर्ट करना है टू अ पर्सन इन अमेरिका, तो यहाँ पे यूएसए लिख देता हूँ। ये बंदे ने मुझे 50 लाख रुपए दिए और मैंने उसको 3 करोड़ का माल भेजा। जब उसके पास 3 करोड़ का माल आ गया तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। इस केस में क्या हो जाता है कि हम लोग एक्सपोर्टर, ये वाला तो भाई इंपोर्टर। एक्सपोर्टर इंपोर्टर से बोलेगा कि तू यार 2.5 करोड़ रुपया तेरी अमेरिकन बैंक में जमा करा, और अमेरिकन बैंक इसको बोलेगी कि पैसे आ चुके हैं, 2.5 करोड़ जमा कराए या सिक्योरिटी रखे। ये इसको जो देती है एलसी, बेस्ड ऑन दिस एलसी हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही है कि ऑब्वियसली इट इज इश्यूड बाय अ बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर, तो ये भी ट्रू ही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अ क्रेडिट पीरियड इज अ टाइम अलाउड बाय कस्टमर टू पे फॉर द प्रीवियस। ऑब्वियसली ये तो ईएमआई क्या है, जो परचेज किया हर महीने महीने देना, तो ये तो कुछ नहीं है, बट इट इज अ टाइम विच इज अलाउड टू अ कस्टमर टू पे देयर परचेज। बैंक रेफरेंस इज अ सोर्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बैंक जो होती है, बैंकिंग में मैंने सिखाया है कि बैंक जो है वो रेफरेंस देती है, तो ये बकायदा ट्रू है। एबीसी एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग डेटर्स। यस, एबीसी एनालिसिस से आप डेटर
या इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं तो डेटर भी कंट्रोल कर ही सकते हो, ठीक है। डिफॉल्टिंग कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स, नहीं यार, डिफॉल्ट होता है तो हमारे पैसे जो होते हैं डिफॉल्ट होता है तो हमारे पैसे जो होते हैं वो बकायदा हमें पे करने पड़ते हैं, मतलब तो उतना पैसा तो आएगा नहीं, तो डिफॉल्टिंग कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स, बराबर। नेक्स्ट, तो ये फॉल्स है। क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड्स द क्रेडिट स्टैंडर्ड, जी हाँ, ये तो बिल्कुल ट्रू है। अब बराबर के भाई इतना होगा तो इतना पैसा देंगे, ऐसा होगा तो इसको देंगे, 50 लाख से कम वाले को सिक्योरिटी नहीं लेके ही देंगे, तो इसके लिए हम लोग गोल्ड लोन पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी ये रिकवरी करेगा जल्दी रिकवरी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। तो क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड्स क्रेडिट स्टैंडर्ड। The standard are the minimum requirement for granting credit are termed as credit standard। तो ये बात भी है, standards are minimum requirement। हाँ, मतलब इतना है तो इतना पैसा मिलेगा, ऐसा है तो उतना मिलेगा, तो ये स्टैंडर्ड होते हैं। और स्टैंडर्ड को जिसने ओबे फॉलो नहीं किया तो उसको पैसा मिलता नहीं है। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल, जी एग्जैक्टली, यहाँ पे रिसीवेबल नहीं होता और पेएबल होता तो मैं इसको ट्रू बोल देता, लेकिन रिसीवेबल लिखा है इसलिए उसको फॉल्स बोलूंगा। बैंक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जी हाँ, बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। डिफॉल्टिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट, यहाँ पे नॉट लिखा था तो मैंने फॉल्स लिखा था, यही यहाँ पे आ गया तो मैं इसको यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा। डेलिंक्वेसी कॉस्ट इज नॉट, नहीं ये, या इट इज फॉल्स, ये कॉस्ट जो होता है इंक्लूडेड होता है। प्रोसीजर टू कलेक्ट द रिसीवेबल इज कॉल्ड कलेक्शन पॉलिसी, जी हाँ, कि भाई कब किसको करेक्ट करेंगे। और बकायदा यहाँ पे मैंने दोस्तों ये सारे आंसर्स हैं तो मैंने हाइड किए थे, तो अब आप इस आंसर से टैली भी कर सकते हो। क्रेडिट पॉलिसी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड, क्योंकि हाँ, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर। ये पीडीएफ भी हमारी एप्लीकेशन पे से आपको फ्री में मिल जाएगी। और यहाँ पे चालू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैश टर्म्स इम्प्लाइज, कैश क्या हो जाती है कि भाई कैश मीन्स कैश सेल्स ऑन क्रेडिट नहीं होता है, कंसाइनमेंट नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो नन ऑफ देम नहीं होता है, तो कैश ऑन सेल्स। अब थोड़ा सा जाते हैं, 5/10 का मतलब क्या हो जाता है, 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर 10 दिनों में मिलेगा तो, वरना 30 डेज में पूरे पैसे वापिस। तो बेसिकली लिखते ऐसे है 5% डिस्काउंट बराबर अदरवाइज 30 डेज में पैसे वापिस। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है A letter of credit is issued by, लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इश्यू करता है, जैसे मैंने सिखा दिया था बेटा आगे, तो ये बैंकर है। क्रेडिट पॉलिसी, स्टैंडर्ड, डिस्काउंट, पीरियड के ऑल ऑफ दिस, तो क्रेडिट पॉलिसी, स्टैंडर्ड, डिस्काउंट, पीरियड सब में आ जाती है। सोर्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, अब ये कौन सा होता है, बैंक रेफरेंस से भी मिलता है, क्रेडिट ब्यूरो से भी मिलता है, ट्रेंड चेकिंग यहां से भी मिलता है, तो भाई ऑल ऑफ दिस ही आएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो देख लो जरा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वेरीज विद सीजन, अगर वेरीज होता तो ये परमानेंट नहीं होता। इंक्लूड्स फिक्स एसेट, जी नहीं। इंक्लूड्स पेएबल, नहीं, इज द अमाउंट ऑफ द करंट एसेट रिक्वायर्ड टू मीट अ फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड, मतलब वो पैसा तो धंधे में बकाया रहता ही रहता है। इस पे एक एमसीक्यू आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, तो इस टॉपिक को जरा एक बार नजर घुमा लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे फाइनेंसिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंसिंग अ लॉन्ग लिव्ड एसेट,
and a short term financing would be example of moderate risk, नहीं moderate risk, लो रिस्क हाई रिस्क। अब लॉन्ग टर्म एसेट होगा, लॉन्ग टर्म एसेट जो होता है विथ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ये तो बेटा ये बहुत रिस्की बिजनेस होता है। जैसे मैंने बोला था आगे, ये टॉपिक पे एमसीक्यू आना लाजमी है। नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, नेट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, बराबर। तो नेट वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता तो करंट एसेट होता, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, हमको पता ही है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटी या प्राइमरी शॉर्ट टर्म, ऑब्वियसली करंट एसेट है तो लॉन्ग टर्म नहीं होता, इक्विटी तो कदाई नहीं होता, तो ये चीज है। तो ये दो कट हो गया तो बचेगा कुछ नहीं, तो बचेगा ये वाला ही ऑप्शन। विच वुड बी appropriate investment for temporary ideal corporate cash that will be used to pay quarterly dividend in next 3 months from now, मतलब 3 महीने तक हमें पैसे नहीं चाहिए, तो अ लॉन्ग टर्म ट्रिपल ए कॉर्पोरेट बॉन्ड विथ एन्युअल यील्ड, अरे यार हमको तो 3 महीने में चाहिए। 30 ईयर्स लिखा है भाई, ये तो कदाई नहीं चाहिए। कॉमन स्टॉक डेट इज एप्रिसिएटिंग इन प्राइस, तक कॉमन स्टॉक में तो हम लोग कभी नहीं जाएंगे, बिकॉज बाजार का कुछ भरोसा नहीं है। तो वो जाएंगे 30 डेज के लिए, 90 डेज कॉमर्शियल पेपर विद कॉमन स्टॉक इतना। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है वो देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल सिक्योरिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का ऑब्लिगेशन कौन सा है, टी बिल्स गवर्नमेंट का होता है जिसे ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल पेपर गवर्नमेंट के होते हैं, रीपर्चेस एग्रीमेंट रेपो रेट के साथ होता है। तो ये तीन तो ये आरबीआई और गवर्नमेंट का होता है, तो बचा ये ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो सेफ्टी होनी चाहिए, जी हाँ, पैसे मिलने चाहिए, जी हाँ, और सेल होनी चाहिए, तो भाई ये भी यहाँ है, तो अल्टीमेटली ये ऑल ऑफ दिस ही आएगा। इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 30 to 60 डेज इन रिस्पॉन्स ऑफ सिमिलर एक्शन टू अवर कॉम्पिटिटर, अरे यार ये 30 से 60 दिन किए, 30 से 60 दिन किए तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, नहीं रे, वो तो उतना ही माल बेचने वाला है। सेल्स बढ़ेगा, हाँ सेल्स बढ़ेगा। बैड डेब्ट कम होगा, अरे नहीं, लेकिन 30 से 60 दिन होगा तो हमारा कलेक्शन पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी हमारा बढ़ जाएगा, बराबर है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द टर्म कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर होल्डर इक्विटी नहीं, एसेट माइनस लायबिलिटी नहीं, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूरा लायबिलिटी साइड आ जाएगा, ओनर इक्विटी कितना है, बोरोड कितना है, टोटल कितना है, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कॉमन इक्विटी सारा का सारा आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, द क्लेम बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑन द फर्म एसेट एंड इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से शेयर होल्डर होते हैं भाई, जिनको 2 प्रेफरेंस होता है। पहला प्रेफरेंस कौन सा होता है कि इक्विटी को डिविडेंड दे उसके पहले भैया हमें दे दे, इक्विटी को पैसा दे उसके पहले पैसा हमें दे दे। तो क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन फर्म एसेट एंड इनकम कम बिफोर ऑर्डिनरी and after creditor, because even though preference shares है ये इंसाइडर ही है, तो क्रेडिटर के बाद और इसके पहले। द कैपिटल स्ट्रक्चर डैश फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ पार्ट मतलब डेप्ट, बोरो और डेप्ट दोनों को मिला के। द मेन एम ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू maximize owner's return and minimize the cost of minimize owner return नहीं, maximize owner with
मैक्सिमाइज कॉस्ट, तो ये तीनों ऑप्शंस जो है वो सेट नहीं हो रहे हैं। उसके बाद चलो पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। लॉन्ग टर्म आ जाता है, शॉर्ट टर्म नहीं आता है, बिकॉज मैंने पहले ही बोला ओनर और बोरोड। मार्केट प्राइस पर शेयर इफ मोर डेप्थ इज यूज इन नेट, अगर ज्यादा उधार लेके ज्यादा पैसा कमाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है, इसीलिए इंक्रीज होती है। The traditional capital approach of dash capital structure tells the cost of equities depend on amount of the debt. The cost of equity is dependent amount of debt. Independent नहीं, cost of equity is dependent on the amount of debt. समटाइम्स ये समटाइम्स भी नहीं होता है, तो नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही है। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो क्रेडिट मैनेजमेंट के एमसीक्यू के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक है, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा, मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।